नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। अभी तक की कक्षाओं में हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के बारे में अध्ययन किया है। आज की कक्षा में हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य में 4 काल के रूप में विभाजित है हिंदी साहित्य सारा। और जो आधुनिक काल है ये भी अलग अलग भागों में विभाजित हैं। पर आज हम आधुनिक काल का जो गद्य और पद्य की जो रचनाएं की गई हैं, साथ ही जो आधुनिक काल में जिन जिन विद्वानों ने आधुनिक काल का अलग अलग नामांकन किया है उनके बारे में, साथ ही आधुनिक काल के बारे में कि आधुनिक काल क्या है क्या नहीं, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए कक्षा जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो आधुनिक काल हिंदी साहित्य के चतुर्थ कालखंड जिसमें गद्य रचनाएं प्रमुखता से की गई हैं, यही आधुनिक काल है। और इसकी डिटेल हम लिखते हैं यहाँ पे। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के चतुर्थ कालखंड चतुर्थ कालखंड हिंदी साहित्य के चतुर्थ कालखंड जिसमें जिसमें गद्य रचनाएं रचनाएं प्रमुखता से प्रमुखता से की गई। इसके अलावा यह कालखंड यह कालखंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अनुसार सर्वमान्य सर्वमान्य माना गया है माना गया है जिसका जो समय 1900 से 1980 विक्रम संवत 1900 से 1980 विक्रम संवत के अनुसार, साथ ही 1843 से 1923 ईस्वी तक का जो कालखंड है इसे आधुनिक काल के नाम से जाना गया। हिंदी साहित्य के चतुर्थ कालखंड यानी कि आदिकाल और भक्तिकाल और रीतिकाल के बाद में जो चौथे नंबर पर जो काल आता है उसे आधुनिक काल कहते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामांकन किया है जो कि हमने आदिकाल में भी पढ़ा था। साथ ही एक नामांकन उन्होंने किया था आधुनिक काल, और एक और उन्होंने नाम जो रखा था आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी कहा था। तो जो आधुनिक काल है इसमें गद्य के साथ साथ पद्य की रचनाएं भी हुई, तो इसी कारण इसे केवल गद्य काल कहना उचित ना समझा गया और आधुनिक काल ज्यादा अच्छा रहा इसको कहना। तो जो हिंदी साहित्य का चतुर्थ कालखंड जिसमें गद्य रचनाएं प्रमुखता से की गई, साथ ही यह कालखंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सर्वमान्य माना गया। आधुनिक काल इसका जो नामांकन है ये सभी विद्वानों द्वारा माना गया, और जो इसका समय है वो 1900 से 1980 विक्रम संवत के अनुसार इसका समय है। साथ ही 1843 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक का समय माना गया है ईस्वी के रूप में। यहाँ तक अच्छे से आप समझ चुके होंगे। अब आगे हम आधुनिक काल के जो विभिन्न नाम रखे हैं अलग अलग विद्वानों ने, ये पहले हम पढ़ चुके हैं पर एक जानकारी के लिए फिर से आपको बता देता हूँ। आधुनिक काल के विभिन्न नाम। आधुनिक काल के आधुनिक काल के विभिन्न नाम।
विभिन्न नाम। जो आधुनिक काल के विभिन्न नाम हैं, सबसे पहले जो गद्य काल कहा है आधुनिक काल को, गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहा गया। आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। साथ ही वर्तमान काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। वर्तमान काल कहने वाले मिश्र बंधु। साथ ही आधुनिक काल कहने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आधुनिक काल के नाम से कहने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने आधुनिक काल को आधुनिक काल के नाम से प्रस्तुत किया। साथ ही आधुनिक काल के नाम से ही गणपति चंद्र गुप्त ने भी आधुनिक काल कहा है। आधुनिक काल गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने भी आधुनिक काल कहा है, गणपति चंद्रगुप्त। इनके अलावा अगले जो विद्वान हैं उन्होंने कहा है राष्ट्रीय चेतना का काल। राष्ट्रीय चेतना का काल। राष्ट्रीय चेतना का काल, ये कहने वाले सभी विद्वान हैं सर्व साहित्यकार द्वारा। सर्व साहित्यकार द्वारा आधुनिक काल को राष्ट्रीय चेतना का काल कहा गया। तो आधुनिक काल के जो विभिन्न नाम है, आधुनिक काल को जो गद्य काल के नाम से जो सबके सामने प्रस्तुत किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका गद्य काल नाम रखा, और मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल के नाम से इसका जो नाम रखने की कोशिश की। साथ ही आधुनिक काल को आधुनिक काल से के नाम से जो प्रस्तुत करने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। साथ ही आधुनिक काल को आधुनिक काल के नाम से प्रस्तुत करने वाले गणपति चंद्रगुप्त, और जो सभी सर्व साहित्यकार ये जितने भी हैं सभी ने इन्होंने कहा है राष्ट्रीय चेतना का काल, यानी कि इस काल में जो राष्ट्र के प्रति हैं उस राष्ट्र के प्रति अधिक रचनाएं की गई। साथ ही देश के प्रति जो भावनाएं सभी जो कवियों के माध्यम से अपनी कविताओं में व्यक्त की गई, इसीलिए राष्ट्रीय चेतना का काल कहा गया। और इस समय हमारा देश अंग्रेजों के जो कब्जे में था, इसी कारण से जो राष्ट्रीय की चेतना की जो कविताएं थी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। तो इस काल का इसी कारण से राष्ट्रीय चेतना का काल के नाम से प्रस्तुत किया गया। इसके पहले जो 3 कालखंड के बारे में हमने पढ़ा था उनमें जो राष्ट्रीयता थी, राष्ट्र के प्रति इतनी ज्यादा रचनाएं नहीं हुई थी, एक दूसरे जो राजा महाराजा थे उनकी ही बढ़ाई और उनके युद्धों का वर्णन किया गया था। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। चूंकि इस काल में केवल गद्य रचनाएं ही नहीं अपितु पद्य रचनाएं भी
पद्य रचनाएं भी की गई। साथ ही यह कालखंड की गई इसलिए इस कालखंड को गद्य काल कहना, इस कालखंड को गद्य काल के स्थान पर आधुनिक काल कहना ज्यादा उचित होगा। आधुनिक काल कहना ज्यादा उचित होगा। साथ ही हिंदी गद्य का उद्भव व विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इस काल में केवल गद्य रचनाएं नहीं हुई, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि इसका नाम गद्य काल कहना ज्यादा उचित है। तो इस काल में गद्य रचना के अलावा पद्य रचनाएं भी की गई। इसके लिए केवल इसको गद्य काल के नाम से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस कालखंड को गद्य काल के स्थान पर आधुनिक काल कहना ज्यादा उचित होगा, ऐसा सभी विद्वानों का मानना है। अब हिंदी गद्य का उद्भव और विकास के बारे में समझेंगे। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। हिंदी गद्य का उद्भव व विकास। हिंदी गद्य का उद्भव व विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा में प्रथम गद्य वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा श्रृंगार रस मंडन के रूप में की गई। साथ ही यह गद्य वह अपरिमार्जित व अव्यवस्थित
अव्यवस्थित था। जो हिंदी गद्य का उद्भव और जो विकास है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा में प्रथम बार गद्य वल्लभाचार्य के जो पुत्र विठल दास गोस्वामी, विठल दास के द्वारा श्रृंगार रस मंडन के रूप में इनकी एक रचना है, श्रृंगार रस मंडन। श्रृंगार रस मंडन नाम की जो रचना है, इसमें जो गद्य काव्य है वो लिखा गया। तो यह जो गद्य काव्य था, यह अपरिमार्जित व अव्यवस्थित था। व्यवस्थित गद्य जो रचना नहीं की गई थी इनके द्वारा, इसीलिए सही मायने में गद्य काल जो था वो आधुनिक काल में ही व्यवस्थित था। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना था कि ब्रज भाषा में जो रचना की गई थी गद्य के बारे में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ के द्वारा श्रृंगार रस मंडन के रूप में की गई थी, और यह गद्य वह अपरिमार्जित व अव्यवस्थित था, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। साथ ही भारतेंदु युग के पूर्व में हिंदी गद्य की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग के पूर्व में हिंदी गद्य, भारतेंदु युग के पूर्व में गद्य, भारतेंदु युग के पूर्व में गद्य, हिंदी गद्य का उद्भव, हिंदी गद्य का उद्भव ब्रज भाषा, इसके अलावा वह खड़ी बोली, ब्रज भाषा व खड़ी बोली दोनों में हुआ। दोनों रूपों में हुआ, ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों रूपों में हुआ। इसके अलावा गद्य विकास हेतु महत्वपूर्ण भूमिका कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में 1800 ईस्वी की रही हैं। 1800 ईस्वी की रही। इसमें निम्न प्रमुख गद्य रचनाएं की गई, उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम, जो गद्य रचनाएं की गई थी। तो भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का उद्भव ब्रज भाषा और खड़ी बोली में हुआ था, दोनों रूपों में हुआ। साथ ही गद्य का जो विकास है, इसकी जो महत्वपूर्ण जो भूमिका रही थी, वो कलकत्ता के अंदर एक कॉलेज है विलियम कॉलेज के नाम से, उसमें 1800 ईस्वी की रही थी, जिनमें बहुत सारे विद्वानों ने गद्य रचनाएं की थी। इनमें जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किन किन विद्वानों की, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें निम्न प्रमुख गद्य रचनाएं, निम्न प्रमुख गद्य रचनाएं, जो प्रमुख गद्य रचनाएं हैं फोर्ट विलियम कॉलेज में जो 1800 ईस्वी के लगभग की गई थी। सबसे पहले जो रचना है
प्रेम सागर, और प्रेम सागर के जो लेखक है वो है लल्लू लाल। लल्लू लाल के द्वारा प्रेम सागर के नाम की रचना की गई थी। इनके बाद नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान, ये जो रचना की गई थी सदल मिश्र के द्वारा की गई थी। सदल मिश्र, इनके द्वारा नासिकेतोपाख्यान के नाम की रचना की गई थी। इनके बाद अगले जो कवि हैं सुख सागर के नाम से सदाशिव लाल ने रचना की थी। सुख सागर, सुख सागर, सदा सुख लाल के नाम पे जो कवि है इन्होंने रचना की थी सुख सागर के नाम से। साथ ही रानी केतकी की कहानी, रानी रानी केतकी की कहानी, ये जो रचना की गई थी इंसा अल्लाह खां के द्वारा की गई थी। इंसा अल्लाह खां के नाम के जो कवि थे इनके द्वारा रानी केतकी की जो कहानी है उसकी रचना की गई थी। प्रमुख गद्य रचनाएं प्रेम सागर लल्लू लाल ने रचना की प्रेम सागर की। नचिकेतोपाख्यान जो रचना है ये सदल मिश्र ने की, और सुख सागर नाम की जो रचना है सदाशिव लाल ने की। रानी केतकी की कहानी की जो रचना है ये इंसा अल्लाह खां ने की। ये सभी गद्य रचनाएं हैं। साथ ही ब्रज भाषा में हिंदी गद्य की जो रचनाएं हैं उनके बारे में अब अध्ययन करेंगे। ब्रज भाषा में हिंदी गद्य रचनाएं, ब्रज भाषा में हिंदी गद्य रचनाएं, हिंदी गद्य रचनाएं, हिंदी गद्य रचनाएं। तो जो ब्रज भाषा में हिंदी गद्य रचनाएं थी, सबसे पहले वार्ता साहित्य, वार्ता साहित्य, वार्ता साहित्य में वल्लभाचार्य के पोते एवं वार्ता साहित्य में वल्लभाचार्य के पोते एवं विठलनाथ के पुत्र विठलनाथ के पुत्र गोकुलदास या गोस्वामी गोकुलनाथ, विठलनाथ के पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा दो रचनाएं की गई। गोकुलनाथ द्वारा दो रचनाएं की गई। जो दो रचनाएं की गई थी, सबसे पहले तो एक 84 वैष्णव की वार्ता और एक 252 वैष्णव की वार्ता के नाम से गद्य रचनाएं की गई थी। तो ब्रज भाषा में जो हिंदी गद्य की रचनाएं थी वो वार्ता साहित्य के नाम से की गई, जो कि एक तो 84 वैष्णव की वार्ता थी और एक 252 वैष्णव की वार्ता थी। तो वार्ता साहित्य में वल्लभाचार्य के जो पोते थे विठलनाथ के पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ, इनके द्वारा ये रचनाएं की गई। इन रचनाओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो रचना थी 84 वैष्णवों की वार्ता, 84 वैष्णव, 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता। इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। इसमें वल्लभाचार्य
चार्य के शिष्यों का वर्णन मिलता है या वर्णन है। साथ ही जो अगली रचना थी 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। इस रचना में गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। तो ये दो रचनाएं थी जो कि गोस्वामी विट्ठलनाथ के पुत्र ने की थी। 84 वैष्णव की वार्ता, इसमें वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे उनका वर्णन मिलता है 84 वैष्णव की वार्ता में। साथ ही अगली जो रचना है 252 वैष्णव की वार्ता, इसमें जो विट्ठलनाथ थे उनके शिष्यों का वर्णन मिलता है। गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन मिलता है। इसके बाद में ब्रज भाषा में लिखी गई अन्य जो रचनाएं हैं वो रचनाएं भी पढ़ लेते हैं। ब्रज भाषा में लिखी गई अन्य रचनाएं। ब्रज भाषा में लिखी गई अन्य रचनाएं। जो ब्रज भाषा में अन्य रचनाएं लिखी गई उनमें अष्टायाम नाभादास द्वारा लिखी गई। अष्टायाम के जो रचनाकार है नाभादास, इनके बाद ये लगभग 1603 में लिखी गई थी, पर सन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगली जो रचना है अगहन महामात्य के नाम से। अगहन महामात्य अगहन महामात्य ये रचना थी बैकुंठ मणि ने की थी। बैकुंठ मणि इन्होंने रचना की थी अगहन महामात्य के नाम से। अगली जो रचना है वेताल पच्चीसी। वेताल पच्चीसी की जो रचना है सुरती मिश्र ने करी थी। सुरती मिश्र, इनके द्वारा वेताल पच्चीसी की रचना की गई। साथ ही अगली जो रचना थी आईने अकबरी की भाषा। आईने अकबरी की भाषा, ये रचना लाला हीरालाल ने की थी। लाला हीरालाल। तो ये ब्रज भाषा की अन्य रचनाएं हैं। आधुनिक काल की जो ब्रज भाषा में लिखी गई अन्य रचनाएं अष्टायाम नाभादास के द्वारा की गई थी। ये इधर कवि है और इधर रचनाएं के नाम, जो रचनाएं उनके नाम है। अगली रचना अगहन महामात्य बैकुंठ मणि ने रचना की थी, जो अगहन महामात्य के नाम से की थी। वेताल पच्चीसी के नाम से रचना सुरती मिश्र ने की थी। और आईने अकबरी की भाषा, जो ये रचना ये लाला हीरालाल ने की थी। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की कक्षा में हम खड़ी बोली के बारे में अध्ययन करेंगे। जो खड़ी बोली के जो प्रारंभिक जो रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद।